राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक ससुर ने अपनी 19 वर्ष की बहू के साथ तब जबरदस्ती और गंदी हरकत करने का प्रयास किया जब उसकी पत्नी और बेटा किसी काम से उत्तर प्रदेश गए हुए थे और बहू घर पर अकेली थी। ससुर द्वारा जबरदस्ती और गंदी हरकत करने का बहू ने विरोध जताया। देर शाम को घर लौटी सास को ससुर की हरकतों के बारे में बता दिया। बहू द्वारा सास को सारी बातें बताने से गुस्साए ससुर ने बहू पर छुरी से वार कर दिया, जो बहू के हाथ पर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। बहू को घायल देख सास ने भी विरोध जताया तो ससुर ने अपनी पत्नी की भी जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद दोनों घायल सास और बहू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर सास ने अपने पति के खिलाफ कोतवाली थाने में कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में भर्ती घायल सास ने बताया वो दिन में अपने किसी काम से बेटे के साथ उत्तर प्रदेश गई हुई थी। घर पर बहू अकेली थी। देर शाम को जब वो लौटे तो बहू ने बताया ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती और गंदी हरकत करने की कोशिश की है, जिसको लेकर उसने कई बार ससुर को मना भी किया, लेकिन ससुर लगातार जबरदस्ती का प्रयास कर रहे थे। घायल सास ने बताया बहू की बात सुनकर उसने अपने पति को फटकारा, जिसके बाद पति आग बबूला हो गया। उसने मारपीट शुरू कर दी। जिला अस्पताल में भर्ती घायल सास ने बताया पति ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद छुरी से बहू पर वार कर दिया। छुरी बहू के हाथ में लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से बहू और सास को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बड़े बेटे की तबीयत खराब थी, उसको मैं आगरा लेके गई थी। आगरे से वापस आई उसको लेके बच्चे को, तो मेरे आदमी ने घर में मारा पिटी चालू कर दी और बहू के साथ में जबरदस्ती कर रहा था। उसको मैंने बचाओ में मुझे भी मारा, मेरा हाथ तोड़ दिया और लड़की को बहू का हाथ काट दिया छुरी से। सबको मारा पिटी करी उसने। तो बच्ची से पहले भी ये कुछ करता था क्या? वो नहीं था, वो अभी हम जो आज लौट के आए थे जब भी वो ऐसा कर रहा था जबरदस्ती। हम लोग आगरे से आए थे ना, तो फिर एक महिला के साथ उसके ससुर ने उसके साथ मारपीट करी है और हाथ में काफ़ी गंभीर चोट है। इसका प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। You are within me. You are infinite. You are infinite. You are unique. You are unique. अरे आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। सेप्पू में शनिवार को मरैया परिवार की ओर से आयोजित भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई है। दर्जनों युवतियां सिर पर कलश धारण कर पैदल चल रही थी। आयोजक निरोती लाल मरैया, आचार्य बनवारी लाल शास्त्री सहित अनेकों लोग कलश यात्रा के साथ चल रहे थे। इस दौरान यात्रा का गिरीश मरैया द्वारा अपने निवास पर जलपान कराते हुए पुष्प वर्षा कर तथा आयोजक और भागवताचार्य को फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके अलावा भी जगह जगह लोगों ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा बाड़ी मार्ग हनुमान मंदिर से शुरू होकर कस्बे की परिक्रमा करते हुए पुराना बाजार स्थित कथा स्थल पर पहुंची, जहां भागवताचार्य बनवारी लाल शर्मा के द्वारा विधि विधान के साथ मंत्र उच्चारण कर कलश स्थापित कराए गए, जिसके बाद लोगों ने व्यास गद्दी की आरती उतारी तथा आचार्य की ओर से पहले दिन की कथा का वर्णन किया गया। इस दौरान पप्पू पराशर, जगमोहन शर्मा, प्रमोद दत्त शर्मा, जितेंद्र तिवारी, गिरीश मरैया, अमित मरैया, पवन मरैया, सुरेश, रणवीर, नानिकाराम, शिव गणेश, शिवजी, सत्यवीर, राम खिलाड़ी कुशवाहा आदि काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। पुलिस चौकी के सामने ही हलवाई की दुकान में हुई चोरी। 10 दिन के अंदर ओडेला रोड पर चोरी का दूसरा मामला।
जिले के ओडिला रोड पुलिस चौकी के सामने स्थित एक हलवाई की दुकान से शुक्रवार की रात चोरों ने चोरी वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से 3 गैस सिलेंडर, रिफाइंड तेल के पीपे और नकदी ले गए। निहालगंज थाने के अंतर्गत ओडिला रोड पर पुलिस चौकी के सामने भोले बाबा मिष्ठान भंडार नाम की दुकान है। दुकानदार रोजाना की तरह शुक्रवार की रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। शनिवार की सुबह जब दुकान मालिक दुकान पर आए तब उन्होंने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। उन्होंने दुकान का शटर खोला कर देखा तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा हुआ था और दुकान से सामान गायब था। दुकानदार से पूछताछ करने पर पता चला कि दुकान में से करीब 15,000 रुपये नकद और 2 गैस सिलेंडर भरे हुए एवं एक खाली गैस सिलेंडर के अलावा 3 रिफाइंड तेल के कनस्तर चोर ले गए हैं। 10 दिन में चोरी का दूसरा मामला। आपको बता दें कि ओडिला रोड चौकी के अंतर्गत 10 दिन के अंदर चोरी का दूसरा मामला है। अभी कुछ दिन पहले राजा विहार कॉलोनी में रामनिवास पुत्र हरिश्चंद्र के परिवार पर रात में चोरों ने हमला कर दिया था, जिससे रामनिवास सर टांके आए थे और परिवार को डरा धमका कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। टाइगर मार्शल आर्ट्स संस्थान द्वारा 3 दिवसीय विशेष एडवांस काता और कुमिते ट्रेनिंग शिविर का आयोजन का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि नियमित अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है। एडवांस ट्रेनिंग शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि कोच द्वारा बताए गए एडवांस टेक्निक को ध्यानपूर्वक देखें और नियमित अभ्यास करके सफलता प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर प्राप्त होती है। उन्होंने बेटियों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि समाज में इन दिनों असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में बेटियों को आत्मरक्षा के गुण आने चाहिए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश मरैया ने शिविर में भाग लेने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। इससे पहले अतिथियों का स्वागत करते हुए टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के कोच माता प्रसाद शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय विशेष शिविर में कोलकाता से आए कोच विद्यार्थियों को विशेष एडवांस टेक्निक में दक्ष करने का कार्य कर रहे हैं। क्लब की ओर से सभी अतिथियों का माला व स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। क्लब के अध्यक्ष शिव शंकर गर्ग ने कहा कि इस एडवांस ट्रेनिंग कैंप से बच्चों को नई टेक्निक सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे बैक टेस्ट के दौरान उन्हें लाभ होगा। साथ ही आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भी एडवांस टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने क्लब की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। शिविर में 8 दर्जन से अधिक विद्यार्थी भागीदारी निभा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट रंजीत दिवाकर द्वारा किया गया। धौलपुर पहुंची समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कांग्रेस की बगावत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम और निर्णय लेने वाला प्रतिनिधि माना है। उन्होंने दावा किया है कांग्रेस में कैसी भी खींचतान हो, लेकिन सभी विधायक एक मंच पर हैं। राज्यसभा चुनाव में तीनों सीट कांग्रेस के खाते में जाने का दावा भी किया है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में परिस्थितियां कैसी भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम है और राज्यसभा की तीनों सीट कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रति सभी लोग समर्पित हैं। उदयपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर कहा शेष विधायक भी शीघ्र पहुंच जाएंगे। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के बयान को लेकर कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वह पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक पार्टी के प्रति समर्पित और साथ है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के पार्टी के साथ 7 फेरे लेने के बयान पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव में सभी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और तीनों कांग्रेस जीते हैं। सेवा के लिए प्रजन समाज कल्याण की योजनाओं के लिए समर्पित रहा केंद्र सरकार के द्वारा, उसको हम बंद कर रहे हैं। तो एक दुविधा हो गई सब राज्यों में, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने ये समझा कि समाज कल्याण एक ऐसा मुद्दा है जो एक लोक कल्याणकारी सरकार के माध्यम से जनता की सेवा के लिए समर्पित योजनाओं को तक पहुँचाने का माध्यम है। इसलिए इसको पुनर्जीवित किया गया और राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन अधिसूचना के माध्यम से हुआ। ये एक बोर्ड है जो सिर्फ राजस्थान में संचालित है और कहीं नहीं। एक तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज किस प्रकार से जनता की योजनाओं को केंद्रीय मोदी सरकार तक पहुंचाने में बाधक बन रही है। दूसरी बात ये कि जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नए नवाचारों को शामिल करके पुरानी योजनाओं को पुनः आत्मसात करें।
आपको जानकारी होगी समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था, बहुत से प्रोजेक्ट संचालित थे। इसमें क्रैश फैसिलिटी थी, पालनहार योजना हो गई, या फिर यूँ कह सकते हैं कि और भी राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं थी, उसके माध्यम से संचालित हुई थी, जिससे प्रमुख रूप से अवेयरनेस के काम हो, बच्चों के, महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी उनको उन तक पहुँचाने का काम रहा है। कोशिश हमने ये की कि उन योजनाओं को पुनर्जीवित करके समाज कल्याण बोर्ड के अधीन लाया जाए, और साथ ही साथ कुछ नए नवाचार हम शुरू करना चाह रहे हैं। हमने बोर्ड मीटिंग में कोशिश की है कि कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जाए और सरकार को हमने प्रेषित भी किया, जिससे प्रमुख रूप से ऐसी बच्चियां जो प्रोस्टिट्यूशन में संलिप्त हो जाती हैं उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए। संभाग स्तर पर ऐसे सेंटर्स खोले जाए जब महिलाएं जो डिस्प्यूट के कारण या घरेलू हिंसा के कारण, या यूँ कह सकते हैं जिन्हें परित्याग कर दिया जाता है दोनों परिवारों के माध्यम से, तो उनको कुछ समय तक रहने की सुविधा मिल सके ताकि उनका बाद में पुनर्वास किया जा सके। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज़ में ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि बहुत अच्छा हुनर होता है उनमें, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लेकिन मार्केट नहीं मिलता। तो ट्राइबल हाट बाज़ार की हमने एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसकी मैं मानती हूँ कि सरकार की ओर से स्वीकृति प्राप्त होगी। इसके अलावा देखिए, अभी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जो गत वर्ष से जारी है, जिसमें महात्मा गांधी मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले। तो हम लोगों का मानना ये है कि जब हमने बोर्ड मीटिंग की तो हमारे बोर्ड के सदस्यों को और सभी जो हमारे माननीय जिसमें सदस्य होते हैं सरकार के स्तर पर, हम ये मानते हैं कि जो बच्चा अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ करके बाहर निकले और उसके बाद कॉलेज जाए, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसमें अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं का भी ज्ञान उसे निःशुल्क मिल सके, ताकि फ्यूचर में यदि किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में उसको जाना हो या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन चाहिए हो तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स हो सके। तो हमने इसके लिए भी सरकार को लिखा है और हम मान के चलते हैं कि NGOs के सहयोग से हम ये कर पाएंगे। अभी तक लगभग मैंने 11-12 जिलों का दौरा किया। इस दौरे में हम लोग जो हमारे सेंटर्स चलते हैं, हॉस्टल्स चलते हैं, MR सेंटर्स हैं, वृद्धाश्रम है, संप्रेषण गृह, इन सब का हमने दौरा किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि देखिए, व्यवस्था ये नहीं कहते कि 100% सही है, लेकिन सुचारू मुझे लगे, और विशेषकर जो भोजन की सुविधा है वो सरकार के स्तर पर उसको बहुत अच्छी मॉनिटरिंग है। और जो आपको ध्यान है, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जामडोली में जिस तरह की एक हादसा हुआ था और 12-13 बच्चे मारे गए, उस जामडोली का आज काया पलट हो चुकी है। वहाँ पर हमने जब अभी अम्बेडकर जयंती के अवसर पर वहाँ के बच्चे आए तो हमने देखा कितना फ़र्क आया है। जो विबंधित बच्चे होते हैं उन्होंने वहाँ पर गीत प्रस्तुत किया, वहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी। मैंने खुद जाकर वहाँ विजिट किया तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर स्तर के लिए विबंधित की श्रेणी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ सहयोग किया जाए तो उनका विकास हो सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू चल रही हैं। हॉस्टल्स में भी जाकर हमने विजिट किया तो वहाँ भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी दिखी हैं। और बच्चों से हमने ऐसा नहीं था कि हम किसी के साथ बैठ करके या जो वहाँ केयर टेकर्स थे उनको साथ लेकर गए। हमने औचक निरीक्षण किया और बच्चों ने हमसे यही कहा कि हमें भोजन की, रहने की व्यवस्था में कोई कमी नज़र नहीं है। एक दो कमियाँ थी, जैसे कई सेंटर्स पे हमें वाटर कूलर्स तो सभी जगह थे, लेकिन ये जो नॉर्मली गर्मी में कूलर्स होते हैं वो कम थे। तो हमने इसके लिए एक प्रयास किया है। राजधानी जयपुर में मैंने जो प्रतिष्ठित समाजसेवी संस्थाएँ हैं उनको आमंत्रित किया था समाज कल्याण बोर्ड के ऑफिस में, और हमने उनसे कहा कि आप जो काम करते हो, आप भी समाज सेवा करते हो, हम भी समाज सेवा करते हो। अगर हम साथ मिलकर के काम करें और इसको आप चैनलाइज करो हमारे माध्यम से, मुझे लगता है कि इन सेंटर्स को और सुदृढ़ करने में और सुविधा संपन्न बनाने में आपका सहयोग हो सकता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि सभी NGOs ने अपनी सहभागिता देने के लिए सहर्ष अपनी खुशी जाहिर की, और हम लोग उनके सहयोग से भी आगे काम करने लगे। बस पीड़ा इस बात की है कि जब केंद्र सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड को बंद करने का मानस बनाया तो उन्हें बहुत सी दुविधाएं हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। चूँकि समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान या अन्य राज्य का केंद्र के समाज कल्याण बोर्ड की कोऑर्डिनेशन में काम करना है, तो कुछ NGOs ऐसे जिनका पैसा अभी तक लग नहीं है, और हमें उनकी जब गुहार हमारे सामने आती है तो हमारे सामने दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो उन्होंने किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं किया, कोई किस तरह से इसको बंद करना है, किस प्रकार से आगे संचालित हो, इसकी कोई रूपरेखा नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि समाज कल्याण बोर्ड जो सामाजिक अधिकारिता विभाग के अधीन होना चाहिए, उसे महिला बाल विकास के IAS ऑफिसर के अधीन वहाँ पर कर रहा है। तो अब मैं शीघ्र ही एक प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करूँगी, अपनी मंत्री से मुलाकात करूँगी कि कम से कम ये क्लैरिटी ला करके उन NGOs का पैसा दीजिए जिन्होंने क्रैच फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई। काउंसलिंग सेंटर्स आप जानते हैं महिलाओं को सब बंद हुए हैं, क्योंकि सारा जो सहयोग था केंद्र सरकार के माध्यम से आ रहा है। तो रोक देने से बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हुई। तो ये बात तो समाज कल्याण बोर्ड को लेकर था, और ये मैं आपको इससे बताना चाह रही थी कि सबको जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ केंद्र की मोदी सरकार एक तरफ दावे करती है कि हमने जनता को, एक जनता जो व्यक्ति होता है समाज में, वो या तो पुरुष होता है या महिला होती है, नागरिक कहलाता है, उसको आपने लाभार्थी बना दिया।
और आप दावे करते हैं कि साहब हमने लाभार्थी को अमुक अमुक चीज़ पहुंचा दी, लेकिन जो वास्तविक सहयोग होना चाहिए था, जो उसका हक होना चाहिए था, उसके माध्यम को आपने बंद कर दिया और उसको लाभार्थी की श्रेणी में डाल करके सीधा उसको जो भी आप दे रहे हैं वो सिर्फ आपका वोट अर्जित करने का माध्यम है। आज समस्या ये हो गई कि जो योजनाएं चला करती थी, चाहे नशा मुक्ति की बात हो या कोई भी योजना हो, उसमें जो उनका एक सहयोग होता था वो बंद होने से बहुत सारे सेंटर्स में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो मैं मान करके चलती हूँ कि जिसे डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, लाजिस्फेयर स्टेट कहते हैं, वेलफेयर स्टेट कहते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि सोशल वेलफेयर केंद्र बिंदु में हो। लेकिन सोशल वेलफेयर को ही आप बंद कर देना चाहते हो और लाभार्थी करार देके जनता को वोटर बना करके और उसको उनके सम्मेलन आयोजित करते हैं, वास्तविक हक से उसे वंचित करते हैं। बहुत दुर्भाग्य। मेंबर ऑफ प्रवक्ता भी हो, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में लगातार कई जिलों में ये दंगा भड़क रहा है, विपक्ष भी आरोप लगा रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी, तो आजकल ये कहाँ व्यवस्था फैल हो रही है? देखिए, अगर आप इसके तह में जाने का प्रयास करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कभी भी हनुमान जयंती पर या फिर रामनवमी पर भारत में कभी दंगे नहीं। और ये चीज़ें इसलिए शुरू हो रही हैं क्योंकि जो सत्ता में काबिज केंद्र में उनका लक्ष्य ये है कि ये इनके प्रकार हम सत्ता में बने हैं। अब अगर आप देखें कि इनका 8 साल का कार्यकाल पूरा और बहुत से वादे करके आए थे, 20 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। इसके अलावा जो नोटबंदी की थी उसमें जिस तरह के वादे किए थे या फिर अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखें तो सब मोर्चों पर विफल हुआ। तो आप क्या करना चाहेंगे? आपको उस लक्ष्य को हासिल करना है जिसमें आप सत्ता में बने रहें, तो या तो आप ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं मैंडेट को, जो विभिन्न राज्य सरकार को गिराने की कवायद के रूप में आपने देखा। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि इस तरह अब उनको ये लगता है कि धार्मिक भावनाओं को भड़का करके ध्रुवीकरण किया जा सकता है और ये सबसे आसान है और ये करने का काम वो कर रहे हैं। और जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें इस राजस्थान में आपने अनुभव किया होगा कि कहीं भी उसका दंगे का स्वरूप नहीं होने पाया, इसलिए क्योंकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ थी, हम सजग थे। अन्य जगह पर आप देखिए, दिल्ली में चली जाइए, कर्नाटक में, गुजरात में, वहाँ पर स्थितियाँ बहुत खराब हुई, लोग मारे भी। तो ये मॉडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें संपूर्ण देश में ध्रुवीकरण करना, धर्म के आधार पर भावनाओं को उद्वेलन करना, जनता को भ्रमित करना और अपने हित को साधना। तो ये चीज़ें अब जनता भी समझ रही है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो आप देखिए कोई ना कोई आसन चुनाव होता है किसी न किसी राज्य में और इनका एक लक्ष्य रहता है कि भाई इस तरह की भावनाएं भड़काएंगे, जनता में एक सांप्रदायिक दुर्भावना उत्पन्न कर देंगे और उससे ध्रुवीकरण हो जाएगा और उनको लाभ मिल जाएगा। लेकिन जनता को भी समझना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे जो इनके मोटिव्स हैं, इससे जनता का हित नहीं हो रहा, ना तो रोजगार मिल रहा, ना अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। आज रसोई गैस की कीमतें कहाँ हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ चले गए। और आपने देखा था कि इसको कभी यूक्रेन क्राइसिस पे डालकर, कभी कोविड के आधार पर अपना तुष्टिकरण करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 2016 से ही लुढ़क रही है और आपने देखा कि जिस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बिल्कुल शून्य हो गई, उस समय भी जनता की जेब पर डाका डाला गया और बहुत बड़ा जो एक कह सकते हैं राशि थी वो एक्सचेकर में थी। तो वो राशि कहाँ है? क्यों नहीं जनता को उस समय राहत दी जाती जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती? तो ये सारे मुद्दे हैं जिससे कैसे आप ध्यान डाइवर्ट करेंगे। प्रश्न तो पूछेंगे लोग, आहत भी होंगे, समस्याओं का निदान नहीं होगा तो परेशान भी होंगे। तो उसका एक ही तरीका है कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ वैसे लोग जो लोकतंत्र के नाम पर सत्ता में काबिज हो गए वो लोग एक तरह से ऑटोक्रेट बन जाते हैं। और एक ये मैंने अनुभव किया है कि ये एक राइट विंग स्विंग पूरे विश्व में आई है और ऐसे तानाशाह रूपी लोग जो लोकतंत्र के नाम पर जनता को छलने का काम करते हैं, जनता की भावनाओं को भड़काकर अपने उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं। एक स्थान में राज्यसभा का चुनाव है और 1.5 वर्ष बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले ही राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस के 2 MLA बगावत पर हैं, बीएसपी कांग्रेस को समर्थन दिया, वो बगावत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से नाराज हैं, क्या कारण है? देखिए, इन सब बातों की एक ही बात है कि अंतोगत्वा हम तीनों चुनाव जीतेंगे, ठीक है। और परिस्थितियाँ कैसी बने, मुख्यमंत्री सक्षम है और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी के प्रति सभी समर्पित है और आप देखिएगा कि हमारे तीनों प्रत्याशी जीते हैं। बात की जाए जो और MLA हैं वो तो होटल पहुँच गए और शेष जो MLA है वो होटल जाने को तैयार नहीं है। पहुँच जाए। मैंने बात करें बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की बताया, कह रहे हैं कि हम कोई शादी नहीं की है कि हम उनके कांग्रेस के साथ ही रहें, तो कहीं ना कहीं बागी देवर कई पार्टी बदल मतलब। देखिए, मैंने भी समाचार पत्र में पढ़ा है कि ऐसा कुछ उन्होंने कहा होगा, लेकिन मैं मान करके चलती हुई समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी के और पार्टी के साथ ही रहेंगे
और मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि हमारी तीनों सीट, हम पूरे वोट्स हमारे साथ हैं, तीनों सीट जीतें। बसेड़ी विधायक हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, उनको SCI का अध्यक्ष बनाया, वो भी बागी तेवर दिखा रहे। देखिए, मैं तो उनसे रोज़ ही मिलती हूँ, कोई बागी तेवर नहीं है उनके, और हमारा तो डिपार्टमेंट भी एक है। तो ये मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पता नहीं कैसे समाचार पत्रों में आ जाती हैं किसी तरह से, लेकिन अंतोगत्वा हम सब लोग एक सभी स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने पार्टी के प्रति समर्पित हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि हम पार्टी के खिलाफ, पार्टी के प्रति समर्पित है। सबने अपनी जो इच्छा शक्ति व्यक्त की है वो ये की है कि हमारे तीनों प्रत्याशी जीते। नहीं, खुद MLA कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, बसपा ने बनाया हमको विधायक। तो देखिए, मुझे इन सबकी जानकारी, मैं बस इतना जानती हूँ कि सब पार्टी के प्रति समर्पित हैं और इनका वोट कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा। कांग्रेस मानती है कि 3 सीटें जीतेंगी? बिल्कुल मानते नहीं है, जीत के दिखाएंगे आप। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराने की कवायद, ध्यान देना। और जब ये ऑपरेशन लोटस चला था तब भी लोगों ने कई चीज़ें कही थी कि ये विधायक जाएगा, वो विधायक जाएगा, लेकिन सब इंटैक्ट रहे। और मोदी जी को कोई मात मिली तो राजस्थान में थी, और राजस्थान में ही मैं समझती हूँ कि मोदी और शाह को डर लगता है तो सिर्फ अशोक गहलोत से। उनकी जो राजनीतिक कद है, उनका जो संकल्प है, उनका सारी व्यवधानों से लड़ने की क्षमता, उससे वो भयभीत है। और इससे यहाँ पर हर बार जब भी कोई कवायद होती है तो अजीब अजीब सी स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं, मीडिया में लीक करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हर बार हम लोग सारी तूफान आंधी से बाहर निकल करके और मजबूती के साथ प्रस्तुत हुए। और आज आपको मैं बताऊँ कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार का बजट दिया है, आप भी मानते हैं इस चीज़ को, अतुलनीय है, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसे नहीं छूने, सर्वस्पर्शी बजट है। और इस बजट का फ़ायदा हर व्यक्ति को मिलता है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आप जानते हैं, वो मैं समझती हूँ कि किसी भी देश में ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम नहीं, और हम खुद साक्षी हैं। हम जाकर हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैंने उस सेवा का लाभ लेते देखा। 7-7, 8-8 लाख के ऑपरेशन निःशुल्क हुए हैं। जिसका कार्ड नहीं था उसको भी उसके आइडेंटिटी के किसी प्रूफ के आधार पर एडमिशन देकर के उसकी सर्जरी की गई। इसके अलावा आप हर किसी के घर में 700-800 रुपये का बिजली का बिल कम आया है इसके अलावा किसानों को जो ऋण माफ़ी की गई, और आपकी और भी कई ऐसी योजनाएं जिसमें स्मार्टफोन्स देने की बात है, या फिर आप ये कहें ओल्ड पेंशन जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इतनी सारी योजनाओं को जिनके बारे में प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप ये कह रहा है कि साहब इसका क्या तोड़ निकाला जाए। और जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है उसको लेकर तो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप ने प्रधानमंत्री के उससे एक चर्चा की, विमर्श किया कि क्या हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकते हैं। जब आप इतने नवाचारों के साथ आते हो, फ्री मेडिसिन हमारा नवाचार था, देश विदेश से सरकारें आई, उसे PCC में मीडिया चेयरपर्सन थी, मेरे साथ खुद संवाद US एम्बेसी और UK एम्बेसी के लोगों ने किया कि आप इतने बड़े देश में जहाँ और ऐसे राज्य में जहाँ सब सर्विस पहुँचाने में इतना समय लगता है, इतनी जटिल टोपोग्राफी है, उसके बावजूद कैसे कर पाते हैं। और आप सब साक्षियों की बिल्कुल सक्सेसफुल स्कीम रही है। उसके बाद इतनी सारी योजनाओं को लेकर है तो विचलन तो स्वाभाविक है, और जब विचलन होगा तो ऐसी शक्तियाँ बहुत सक्रिय होंगी जो हमसे घबराती हैं। उन्हीं का परिणाम है कि हमारे यहाँ इस तरह के वातावरण को निर्मित किया जा रहा है, हमारी योजनाओं को रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियाँ इसलिए बन रही है कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, मजबूत है, और हम पुनः सरकार बनाए। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए वरदान। सत्येंद्र पाराशर। प्रधानमंत्री मोदी के 8 वर्ष कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आज धौलपुर जिले के गांधी पार्क में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला उत्थान और मोदी सरकार के भागीरथी प्रयास को लेकर कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री एवं सेवा सप्ताह के संयोजक सत्येंद्र पाराशर ने कहा, मोदी सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चलाकर महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा है, गांव की महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाई है। इसी प्रकार पूरे देश भर के अंदर शौचालय निर्माण कराकर की महिलाओं को इज्जत देने का काम सरकार ने किया है और विधवाओं के लिए पेंशन जैसी अनेकों योजना चलाकर की महिलाओं को आगे लाने का और सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दिया है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उमा सिंह ने कहा, पहले की सरकारों ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा और महिलाओं का जीवन स्तर बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को सम्मान से जीने का हक मिला है, चाहे वह किसी भी वक्त की हो। मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को आसानी से हल करके महिलाओं को उनका स्वाभिमान वापस दिलाने का काम किया है। कार्यक्रम में जिला मंत्री श्रीमती दया दवे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश का मान और सम्मान विदेशों में भी बढ़ाया है, वह एक मजबूत नेता और निर्णय लेने की क्षमता वाले नेता है। IT के संयोजक हरेंद्र राव ने कहा कि भारत देश ने मोदी के नेतृत्व में IT सेक्टर में चहुमुखी विकास किया है।
उन्होंने देश को रक्षा क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण विषय में विश्व के अंदर तीसरे नंबर की ताकत बना दिया है। यह उनके करिश्माई नेतृत्व का परिणाम है। सोशल मीडिया के जिला प्रभारी ऋतिक वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के सभी वर्गों का समुचित ध्यान रखा है और जीवन को किस प्रकार सरल, सुविधाजनक और उच्च मापदंडों पर किस प्रकार किया जा सकता है उस ओर उन्होंने भागीरथी प्रयास किया है। इस अवसर पर जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष उमा सिंह, भाजपा की जिला मंत्री दया दुबे, IT संयोजक हरेंद्र राव, सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। में मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना शर्मा, राज्य मंत्री, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड, राजस्थान सरकार का 51 किलो की फूलमाला एवं बैंड बाजे आतिशबाजी के द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अर्चना शर्मा ने कहा, सर्व समाज के साथ मिलकर के समाज के योग्य व्यक्ति का तन मन धन से साथ देना चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर के हमेशा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में एकता और सहयोग की भावना से मिलकर कार्य करना चाहिए। बेटियों की शिक्षा अति आवश्यक है। बेटियों की शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। समाज को सशक्त, सक्षम, समर्थ बनाने के लिए समझदारी से कार्य करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे धनीराम शर्मा ने कहा, डॉक्टर अर्चना शर्मा बहुत ही विदुषी, समझदार, लोकप्रिय, सर्व समाज की नेता है। हम सभी समाज के युवाओं को उनसे प्रेरणा सीख लेनी चाहिए। समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए अनुभवी व्यक्तियों का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण समाज के विकास के लिए सर्व समाज के साथ समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। सहयोग दो, सहयोग लो। प्रदेशाध्यक्ष संग्राम पंडित ने कहा, समाज को मजबूत बनाने के लिए बेटा बेटियों को शिक्षा के साथ संस्कार देना बहुत जरूरी है। भगवान परशुराम की मर्यादाओं का पालन करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप पंडित ने किया। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डा. अर्चना शर्मा द्वारा धौलपुर दौरे के दौरान राजकीय बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह तथा वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संप्रेषण गृह के अपचारी बालकों से रूबरू होकर गृह में बालिका को मिल रही मूलभूत सुविधाओं, भोजन, स्वच्छ पेयजल व अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि संप्रेषण गृह के औपचारिक बालकों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। पढ़ाई से इनके जीवन में सकारात्मक सोच के साथ बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनको विधि से संघर्षरत बालकों को अधिक प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। उन्होंने वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धों से बातचीत की एवं उनके हाल चाल जाने। उन्होंने वृद्धाश्रम संचालक से कहा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अलग से राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, उसका लाभ लेकर वृद्धों को लाभान्वित करें। बाल संप्रेषण गृह एवं वृद्धाश्रम के अवसर पर कार्यवाहक जिला कलेक्टर चेतन चौहान एवं धौलपुर उपखंडाधिकारी भारती भारद्वाज, वृद्धाश्रम संचालक ब्रजेश कुमार मुखरिया, धर्मेंद्र शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा, परिस्थितियां कैसी भी हो, मुख्यमंत्री सक्षम, राज्यसभा की तीनों सीट कांग्रेस जीतेगी। धौलपुर पहुंची समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता, कांग्रेस की बगावत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम और निर्णय लेने वाला प्रतिनिधि माना है। उन्होंने दावा किया है, कांग्रेस में कैसी भी खींचतान हो, लेकिन सभी विधायक एक मंच पर हैं। राज्यसभा चुनाव में तीनों सीट कांग्रेस के खाते में जाने का दावा भी किया है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में परिस्थितियां कैसी भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम है और राज्यसभा की तीनों सीट कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रति सभी लोग समर्पित हैं। उदयपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर कहा, शेष विधायक भी शीघ्र पहुंच जाएंगे। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के बयान को लेकर कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वह पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक पार्टी के प्रति समर्पित और साथ है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के पार्टी के साथ 7 फेरे लेने के बयान पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव में सभी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और तीनों कांग्रेस जीते हैं। बैंक से पैसे निकालने गया व्यक्ति, बाहर खड़ी बाइक उठाकर ले गए चोर। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में SBI में पैसे निकलने गए एक व्यक्ति की बाहर खड़ी बाइक को चोर उठाकर फरार हो गए।
घटना की जानकारी पीड़ित को तब हुई जब वह बैंक से पैसे निकलाकर बाहर आया, जहां उसे बाइक नहीं मिली। पीड़ित ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें बाइक को ले जाते हुए चोर दिखाई दिया। मामले को लेकर पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने बाइक चोर की तलाश शुरू कर दी है। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव टोटपुरा निवासी सुभाष सिंह परमार पुत्र लज्जाराम परमार ने बताया कि वह एसबीआई बाड़ी शाखा में से 95,000 रुपए निकालने के लिए सुबह करीब 10:45 पर आया था। बैंक के बाहर उसने अपनी बाइक को खड़ा दिया। पीड़ित ने बताया कि बैंक में नेट नहीं आने के कारण करीब 1.5 घंटे की लाइन लगी रही, जिसके कारण उसे बैंक में ही टाइम लगा। पैसे निकालकर वह बाहर आया तो बैंक के बाहर उसकी बाइक खड़ी नहीं मिली। पीड़ित ने बताया कि बाइक चोर बैंक के सीसीटीवी में कैद हो गया है। मामले को लेकर उसने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है। मैं 11:15 बजे बैंक में पैसे निकालने आया था। मैंने बाहर बाइक अपनी खड़ी कर दी थी। अंदर गया, 1-1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद मैं बाहर आया तो मेरे को बाइक नहीं मिली। कितने पैसे निकालने गए? 95,000 रुपये निकालने गया था। बाइक कौन सी थी? प्लेंटिनर बाइक थी। क्या नंबर था? RJ11 ST 5344। पर पुलिस को सूचना कर दी? पुलिस को अभी चौकी में गई थी, कोई मिला नहीं है। श्री बाबा कल्याण समिति द्वारा एक्सप्रेस क्लब एवं मंजरी फाउंडेशन की सहभागिता से 3 दिवसीय साई महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय अभियान स्वच्छ भारत मिशन एवं जल बचाओ का संदेश आमजन तक पहुंचाने के लिए जन जागृति अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान सैकड़ों साई भक्तों एवं आमजन को जागरूक करने के लिए पोस्टर के साथ साथ माइक द्वारा प्रचार प्रसार किया गया तथा मंदिर परिसर के आसपास विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने श्रमदान कर सफाई का संदेश दिया। इस कार्य में नगर परिषद धौलपुर के सफाई कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर महोत्सव के अंतिम दिन सेवा का सम्मान करते हुए एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव एडवोकेट ने यातायात विभाग के पुलिस कर्मचारियों जिनकी सहभागिता से महोत्सव के दौरान न केवल यातायात व्यवस्था सुचारू रही बल्कि स्वच्छता अभियान को चलाने में मददगार बनाने पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विशेष सम्मान दिया गया। वहीं नगर परिषद के सफाई कर्मचारी मोहन थनवार एवं विनोद कुमार को समिति की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, श्री साई बाबा कल्याण समिति के सचिव जितेंद्र सिंह रिजौरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल, संजय अग्रोहा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डा. अर्चना शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। समूचे देश में सिर्फ राजस्थान में ही समाज कल्याण बोर्ड का संचालन हो रहा है। समाज कल्याण की योजनाओं की क्रियान्विति में बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शनिवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डा. शर्मा ने स्थानीय सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड ने पुरानी योजनाओं के साथ साथ कई नवाचारों को हाथ में लिया है। इनमें पालनहार योजना समेत अन्य योजना शामिल है। ऐसी बालिकाएं जो किसी भी प्रकार से वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में सम्मिलित हो जाती हैं, उनको राहत एवं पुनर्वास का काम हाथ में लिया गया है। संभाग स्तर पर ऐसे सेंटर खोले जाएं, जो घरेलू हिंसा अथवा परित्यक्ता होने की स्थिति में उनकी पुनर्वास का काम किया जाए। इसके साथ ही आदिवासी अंचल की ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई हुनर है, उसे विकसित किया जाए। समाज कल्याण बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा इसके लिए ट्राइबल हाट बाजार को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हाट बाजार उपलब्ध करवाना, परिवार परामर्श केंद्र, नशा मुक्ति के कार्यक्रम यथावत संचालित होंगे। इसके अलावा और भी नवाचार शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आमजन तक ले जाना मुख्य उद्देश्य है। जनता के हित में सुखद नवाचारों की शुरुआत की जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं का पोर्टल तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इसके तहत एनजीओ का डेटा बैंक तैयार किया जाएगा, ताकि जरूरत के अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना में 15 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था की है। साथ ही डायलिसिस, आर्गन ट्रांसप्लांट व हार्ट के ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा राज्य सरकार ने आमजन को दी है। डा. शर्मा के धौलपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में कार्यवाहक जिला कलेक्टर चेतन चौहान एवं धौलपुर उपखंडाधिकारी भारती भारद्वाज ने उनकी अगवानी की। आज मैं धौलपुर के दौरे पर हूँ और यहाँ पर एक समाज का कार्यक्रम जिसमें शिरकत कर रही, इसके तहत समाज कल्याण बोर्ड के जो सेंटर्स चलते हैं उसका भी मैं दौरा करके आया मैंने, और मैं समझती हूँ कि व्यवस्थाएँ सुचारू हैं।
और मेरा ये मानना है कि सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आई है इस बार, और इससे पहले भी जब हमारी सरकार बनी तो फ्री मेडिसिन स्कीम जैसी योजनाएं थी, इसके बाद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई, ओल्ड पेंशन स्कीम है, और स्मार्टफोन देने की या शहरी रोजगार योजना, इन सब का लाभ जनता को मिल रहा है। और मैं समझती हूँ कि सरकार ने जो सर्वस्पर्शी बजट दिया इसका लाभ सबको मिलेगा। पर दुर्भाग्य है कि केंद्र में जो शासन करे भाजपा सरकार, उसने सब तरह से कॉपरेशन जो सरकारों के साथ होना चाहिए उसे समाप्त किया है, और इसकी परिणति है कि आर्थिक रूप से सरकारें कमज़ोर हुई हैं राज्य में। इसके बावजूद राजस्थान में हर तरह से व्यवस्थाएं सुचारू हैं, जनता में संतोष है, और इसका कारण एक ही है कि इस तरह का बजट देकर सरकार ने, विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त की है, जिससे समाज के हर वर्ग को राहत देते हुए उसके हर मुद्दे के समाधान की परिकल्पना प्रस्तुत की है और उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो केंद्र की मोदी सरकार समाज कल्याण बोर्ड पर ताला लगाना चाहती है, उसे भी पुनर्जीवन देकर इस प्रदेश की जनता को सौगात दी है, ताकि उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाए, और हम जनता को लाभार्थी नहीं हकदार बनाना चाहते हैं। उनका जो हक है उन्हें मिल सके, इसका प्रयास सरकार के स्तर पर जारी है, जिससे समाज कल्याण बोर्ड भी अपनी भूमिका निभाएगा, ताकि सरकार की योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया जा सके, जनता में जागरूकता आए और जनता अपने लाभ को प्राप्त कर सके। धौलपुर जिले की खुली जेल में मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी फरार हो गया। शुक्रवार देर शाम रोल कॉल के दौरान कैदी के जेल नहीं पहुंचने पर इसकी जानकारी जेल प्रशासन को हुई। इसको लेकर शनिवार सुबह जेल सुपरिटेंडेंट राम अवतार शर्मा ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। दरअसल बसेड़ी थाना इलाके क्वारपुरा गांव का रहने वाला नरेश, जिसको हत्या के मामले में कोर्ट ने 8 नवंबर 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद कैदी नरेश को भरतपुर की सेवा जेल में रखा गया था, जहां उसकी अच्छे व्यवहार की वजह से उसे धौलपुर की खुली जेल में शिफ्ट करा दिया गया। 11 अप्रैल 2022 को कैदी नरेश का ट्रांसफर भरतपुर से धौलपुर खुली जेल में हुआ था। शुक्रवार शाम को जब रोल कॉल के दौरान कैदी खुली जेल में नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद जेल प्रशासन की ओर से कैदी के फरार होने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट राम अवतार शर्मा ने बताया कि धौलपुर खुली जेल में 13 कैदी मौजूद हैं, जो रोजाना सुबह काम पर चले जाते हैं और शाम को वापस जेल में पहुंच जाते हैं। शहर भर में गूंजा भगवान परशुराम का जयकारा, केसरिया ध्वजा लिए युवाओं ने लहराया फरसा। धौलपुर शहर भर में भगवान परशुराम जयंती पर शहर में भक्ति और उत्साह का संगम दिखाई दिया। जटाधारी भगवान परशुराम की झांकी और बैंडों की धुन और केसरिया ध्वज लिए सर्व समाज के लोग एक दूसरे को भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की बधाई देते और गले मिलते शहर में निकली भगवान परशुराम शोभायात्रा भक्ति और युवाओं में जोश और उत्साह का संगम बन गई। शोभायात्रा में देवी देवताओं की 1 दर्जन झांकियां बैंड बाजों की धुन पर साथ चल रही थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान भगवान परशुराम का डोला देखने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। विप्र बंधु झांकी के साथ जयकारे लगाते हुए और बैंड की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। शोभायात्रा मार्ग पर सर्व समाज के लोगों ने कदम कदम पर प्याव और भंडारे लगाकर पुण्य लाभ कमाया। शोभायात्रा प्रारंभ होने से पूर्व समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा, देवस्थान विभाग के पूर्व अध्यक्ष SD शर्मा, बीजेपी नेत्री पूजा मिश्रा, पंडित किशन शर्मा समेत अन्य विप्र समाज के भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की।
अध्यात्म